हिंदी व्याकरण की कक्षा में कक्षा 4 के बच्चों का पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में आपको अपठित गद्यांश पढ़ाएंगे। तो बच्चों, अपठित गद्यांश क्या होता है? किसी को जानकारी है? जिन बच्चों ने 3rd में पढ़ा है वो थोड़ा बहुत जानते होंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा है मैं उनको बताती हूँ। अपठित गद्यांश क्या होता है? अपठित का अर्थ होता है जो पहले कभी पढ़ा ना गया हो। जैसे कि आपको कोई गद्यांश दिया गया है और उसको आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है। और गद्यांश का अर्थ होता है गद्य का अंश या भाग। तो बच्चों फिर से देखेंगे, अपठित का अर्थ होता है जो पहले कभी पढ़ा ना गया हो, और गद्यांश का अर्थ होता है गद्य का अंश या भाग। अब आप पढ़ेंगे, पहले से ना पढ़े गए गद्य के अंश को अपठित गद्यांश कहते हैं। जैसा मैंने बताया कि आपको एक गद्यांश दिया जाएगा और आप उसको पढ़ेंगे और उससे संबंधित कुछ प्रश्न नीचे दिए होंगे, तो आपको उस गद्यांश से पढ़कर उन प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में देने होंगे। फिर आगे देखते हैं बच्चों। अपठित गद्यांश में विद्यार्थियों को एक गद्यांश दिया जाता है जिसे पढ़कर उन्हें दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। इसके अभ्यास से विद्यार्थियों की भाषा पर पकड़ मजबूत होती है तथा व्याकरण का ज्ञान भी बढ़ता है। बच्चों, ये अपठित गद्यांश जो होते हैं, गद्यांश जो आपको इसलिए दिए जाते हैं कि आप अपनी भाषा पर अपनी पकड़ मजबूत करें और व्याकरण का ज्ञान भी आपको मिले। अपठित गद्यांश को हल करते समय कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। पहला क्या है? पहला बिंदु है, पहले गद्यांश को ध्यान से 2-3 बार पढ़िए और उसका अर्थ समझिए। जैसे बच्चों, मानिए आपको मैंने ये गद्यांश दिया हुआ है, तो आप इसको क्या करोगे? 2-3 बार ठीक से पढ़ोगे। फिर उससे संबंधित नीचे जो कुछ प्रश्न दिए होंगे उनको भी आप पढ़ोगे और उन प्रश्नों के उत्तर उस गद्यांश से आप अपनी समझ से अपनी भाषा में लिखेंगे। तो उसमें आई मुख्य बातों पर पेंसिल से निशान लगाइए। अब प्रश्नों को पढ़िए और गद्यांश में से ही उसके उत्तर लिखिए। प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में लिखिए। उत्तर केवल 1-2 वाक्य में ही लिखना चाहिए। पूछे जाने पर गद्यांश का एक उचित शीर्षक भी देना चाहिए। जैसे कि अगर मान लो आपसे प्रश्न को इसका शीर्षक क्या होना चाहिए, तो आप अपनी भाषा में उसको बताएंगे कि इसका शीर्षक ये होना चाहिए। अब बच्चों, नीचे कुछ आपके उदाहरण के पर गद्यांश दिए हुए हैं, उनको मैं पढ़ती हूँ और आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा ताकि इससे संबंधित प्रश्न के उत्तर आप दे सकें। देखिए बच्चों, एक बार एक किसान का बैल गहरे गड्ढे में गिर गया था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। किसान उसे बाहर निकालने का उपाय सोचने लगा। अंत में उसने निर्णय लिया कि बैल काफी बूढ़ा हो चुका है, इसलिए उसे गड्ढे में ही दफना देना चाहिए। तो बच्चों, उसको दफनाने के लिए उसने क्या किया? अपने सभी पड़ोसियों की मदद के लिए बुलाया। सभी मिलकर गड्ढे में मिट्टी डालने लगे। जैसे ही बैल को यह समझ में आया, वह और जोर जोर से रंभाने लगा। बैल को लगा कि मुझे दफनाने जा रहे हैं, तो वो जोर जोर से रंभाने लगा और फिर अचानक क्या, वो शांत हो गया। सब लोग चुपचाप गड्ढे में मिट्टी डालते जा रहे थे। तभी किसान ने नीचे झांक कर देखा तो वह चकित रह गया। अपनी पीठ पर पड़ने वाली मिट्टी को वह बूढ़ा बैल हिला हिलाकर नीचे गिरा देता था और उस मिट्टी पर चढ़ जाता था। जल्दी ही वह गड्ढे के किनारे पहुंच गया और फिर अपनी हिम्मत और सूझबूझ के बल पर बाहर आने में सफल हो गया। तो बच्चों, आपने देखा कितनी अच्छी गद्यांश था आपका ये। इससे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं तो उसका उत्तर आप बताइएगा। देखिए बच्चों, किसान का बैल कहाँ गिर गया था? तो हमने पहली लाइन पढ़ी थी, किसान का बैल गहरे गड्ढे में गिर गया था। फिर बैल का रंभाना सुनकर किसान ने क्या निर्णय लिया था?
बैल का रंभाना सुनकर किसान ने यह निर्णय लिया था कि बैल काफी बूढ़ा हो चुका है, इसलिए उसे गड्ढे में ही दफना देना चाहिए। बच्चों, किसान के पड़ोसियों ने उसकी मदद किस प्रकार की थी? किसान के पड़ोसियों ने मिलकर गड्ढे में मिट्टी डालकर उसकी मदद की थी। देखिए बच्चों, सारे प्रश्न जो हैं आपके इसी अध्ययन से पूछे जा रहे हैं और उसके उत्तर आपके इस गद्यांश से ही बाहर निकल के आ रहे हैं। किसान चकित क्यों रह गया था? किसान चकित इसलिए रह गया क्योंकि उसने देखा कि बैल अपनी सूझबूझ और हिम्मत से गड्ढे से बाहर निकलने में सफल हो गया था। बच्चों, अब देखिए पूछ रहा है गद्यांश में से ढूंढकर विलोम शब्द लिखे से असफल है तो उसका क्या कर देंगे? सफल हो जाएगा। जवान है तो बूढ़ा। अब बच्चों नीचे दूसरा गद्यांश दिया है, उसको भी समझ लेते हैं। लिखा है, पेंसिल की कहानी बहुत पुरानी नहीं है। करीब 600 वर्ष पहले जर्मनी में ग्रेफाइट की चट्टानें मिली। इनका कोई टुकड़ा लेकर कागज या पत्थर पर लिखा जाता तो निशान या लकीरें बन जाती। लिखा है, कागज या पत्थर पर लिखा जाता तो निशान या लकीरें बन जाती। इसके कोई 150 साल बाद इंग्लैंड में शुद्ध ग्रेफाइट की चट्टान मिली। पहले गणरियों को इनका पता चला। वे ग्रेफाइट की चट्टान का टुकड़ा लेकर अपनी भेड़ों पर निशान लगा देते। ग्रेफाइट की चट्टान मिली, उससे लोग क्या करते थे? भेड़ों पर निशान लगा देते थे। इससे उन भेड़ों की अलग से पहचान हो जाती थी। फिर है बच्चों, फ्रांस के निकोलस जैक कांटे और ऑस्ट्रेलिया के जोसेफ हार्टवुड ने सबसे पहले पेंसिल बनाने में कामयाबी हासिल की। अब तो इतने सुंदर पेंसिल बनती हैं कि बच्चे उन्हें पाने के लिए मचल उठते हैं। अब पेंसिलों पर सुंदर सुंदर बच्चों के हंसते खेलते चित्र होते हैं। कुछ पर पक्षियों और जानवरों के चित्र होते हैं। वे इतनी रंग बिरंगी होती हैं कि उन्हें साथ में लिए बगैर चैन नहीं पड़ता। करीब 600 वर्ष पहले जर्मनी में किसकी चट्टानें मिली थीं? बच्चों देखिए, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है उसी गद्यांश से संबंधित, तो आप बताइए। करीब 600 वर्ष पहले जर्मनी में किसकी चट्टानें मिली थीं? जर्मनी में 600 वर्ष पहले ग्रेफाइट की चट्टानें मिली थीं। ग्रेफाइट के टुकड़े से कागज या पत्थर पर लिखने से क्या बन जाता था? ग्रेफाइट के टुकड़े से कागज या पत्थर पर लिखने से लकीरें बन जाती थीं। ग्रेफाइट की शुद्ध चट्टान सबसे पहले कहाँ मिली थी? ग्रेफाइट की शुद्ध चट्टान सबसे पहले इंग्लैंड में मिली थी। गडरिये ग्रेफाइट से क्या करते थे? गडरिये ग्रेफाइट के टुकड़े से भेड़ों पर निशान लगाते थे। सबसे पहले पेंसिल बनाने में किसने कामयाबी हासिल की? सबसे पहले फ्रांस के निकोलस जैक कांटे और ऑस्ट्रेलिया के हर्टवुड पेंसिल बनाने में सफल हुए। ठीक है, तो बच्चों कौन सफल हुए? ऑस्ट्रेलिया के जोसेफ हार्टवुड पेंसिल बनाने में सफल हुए। अब बच्चों नीचे देख लीजिए, पहले से ना पढ़े गए पाठ के अंश को हम क्या कहते हैं? अपठित गद्यांश कहते हैं।